आज हम मौजूद हैं नर्मदापुरम की एक ऐसी शख्सियत जो कि प्रदेश सचिव कांग्रेस और उसके अलावा अगर देखा जाए तो नर्मदापुरम और इस पूरे क्षेत्र में अपने एक व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करने वाले और अभी जस्ट कांग्रेस को कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाले और कांग्रेस के स्तर पे कांग्रेस जहां पर देखा जा रहा था कि कांग्रेस अभी फ़िलहाल काफ़ी लग रहा था कि अभी कोई हमारे पास चेहरा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा चेहरा और युवा चेहरा सर हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव शर्मा सर जो कि निरंतर इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं और मैं उन्हीं से ही जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चला हूँ कि जो कि जिनके बारे में मैं अगर बताऊँ, हम अगर इंट्रोड्यूस करें तो वो काफ़ी कम होगा। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। सर जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप निरंतर इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं, इस क्षेत्र में हमेशा आपकी मेहनतें रही हैं और क्योंकि अब कांग्रेस की सीट भी आपके यहाँ से डिक्लेयर हुई है, उसके साथ साथ आप एक सफल व्यवसायी भी हैं। आप टीचिंग लाइन में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ा आपका योगदान है। तो सर मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा। देखिए, एक संयोग बना कि हमारे पिताजी यहाँ से 2 बार पूर्व विधायक रहे और उन्होंने पाया कि जो उनकी पार्टियों की कार्यशैली रही, उसमें उन्होंने पाया कि कांग्रेस की कार्यशैली जो पार्टी के स्तर पर थी वो कहीं बेहतर थी भारतीय जनता पार्टी का अपेक्षा। तो उनने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी में रहे, पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत योगदान रहा, परंतु उनने पाया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और चीज़ों को समझ के देश को अच्छे आगे की दिशा में ले जाने में, प्रोग्रेस करने में उनकी सोच है। वो नई चीज़ों को लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और वहाँ पर बोलने समझने की आज़ादी रहती है। तो ये देखते हुए पापा जी ने जब भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया, देश की प्रगति और प्रदेश की प्रगति और शहर की प्रगति के हित में, और कांग्रेस का साथ लिया, तो कांग्रेस ने उनको एक बड़े ओपन हार्ट, ओपन माइंड से लिया और उन्होंने कहीं ना कहीं ये पाया कि पापा जी की भी जो कार्यशैली रही वो जनता के हित में रही, तो उनको उनने बड़े अच्छे से स्वागत किया। तो ये सब माहौल देखते हुए हम सब लोग क्योंकि साथ में ही थे, तो हम लोग अब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रमित करके लोगों को और बिना सोच के एक तरह से एक तानाशाही प्रवृत्ति से देश चलाने की जो प्रवृत्ति है, उसका विरोध में और उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग यहाँ हैं। आपने मेरे बारे में पूछा तो मेरा भगवान की कृपा से मेरे को कुछ अनुभव हुए हैं। व्यवसाय मेरा बहुत अलग अलग तरीके का है। वेयर हाउस में भी मेरा काम रहा है, हम लोग माइनिंग लीज वगैरह भी करते थे। उसके अलावा शॉप्स वगैरह और ये सब भी मैनेज करता हूँ। तो ये व्यवसाय है। इसके पहले मैं यूएस में मैंने पीएचडी की थी और वहीं पर रहते हुए मैंने करीब 5-6 साल मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में फ़ाइनेंस के मैं बच्चों को पढ़ाता था। एमबीए के भी होते थे, बीबीए के भी होते थे और भी कोर्सेज़ के होते थे। तो वहाँ मैंने करीब 6 साल पढ़ाया। 2013 से मैं वापस इंडिया में हूँ। 2005 में मैं यूएस में गया था और जो मेरा ये पूरा एक एक्सपीरियंस रहा, उस समय मैंने पाया कि जब वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को हम देखते हैं तो जिस तरीके से देश विकास करते हैं और जिस तरह की अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस में उनको सुधार करने की एक प्रयास रहता है कि हम सुधार की ओर अग्रसर रहें, गलती हो जाए तो उसको सुधार लें। भारतीय जनता पार्टी में ये प्रवृत्ति ख़त्म हो गई है। वो अच्छे कामों को ख़त्म करके गंदे कामों की तरफ बढ़ते हैं, गंदे लोगों को बढ़ाते हैं, ख़राब लोगों को बढ़ाते हैं, भ्रष्ट लोगों को बढ़ाते हैं और झूठ और चापलूसी का बड़ा वहाँ पर बोलबाला हो गया है। जनता की जो वो रहती है, जनता जिसको सही कहे, उसका वहाँ पे कोई आदर नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम लोग सब आज कांग्रेस के साथ हैं और उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सर तो विचारधाराओं का अगर बोला जाए तो विचारधाराओं का काफ़ी बड़े स्तर पर समावेश कहा जाएगा कि कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा की विचारधारा के बारे में आपने बताया। सर अभी हम निरंतर क्योंकि नर्मदापुरम क्षेत्र में और नर्मदापुरम विधानसभा में देख रहे हैं
कि आप और आपका परिवार और लगभग आपसे जुड़े हुए लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ योगदान है, काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। आपको क्या लगता है सर कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से काम हुए हैं, तो वो शिक्षा के वो पर्याप्त हैं या उसमें अभी और कोई गुंजाइश है, उसमें और भी कुछ होने की संभावनाएँ हैं? देखिए, किसी भी चीज़ में हमेशा बेहतरी या इम्प्रूवमेंट की हमेशा स्कोप रहता है और जीवन गतिमान रहता है, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। तो हमेशा अच्छा करने और अच्छा स्तर पाने की एक संभावना बनी रहती है। अब आपने बात करी नर्मदापुरम की, तो नर्मदापुरम एक छोटा शहर है। लगभग 1 सवा लाख 1.5 लाख के करीब यहाँ वोटर हैं, 2-3 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप प्रदेश के स्तर पे देखेंगे तो अपेक्षाकृत छोटा शहर है और यहाँ से बहुत पलायन हुआ है। जैसे आप शिक्षा की बात करते हैं, तो मैंने पाया है कि कई संभ्रांत परिवार के लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके मन में अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने की लालसा है, वो बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो अगर वो हमारे शहर में अगर आती हैं ऐसी सुविधाएं, तो शहर के लिए बेहतर रहेगा। तो ऐसी संभावना तो है। अब बात आई कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। तो सरकार का या जो शासन है उसका जो रोल रहता है, जो उसका जो भूमिका है, वो ये रहती है कि वो लोगों को अच्छे कामों को करने इसके लिए मदद करे और उनको परेशान ना करे। उनके लिए ऐसी नीति बनाए जिसको उनको अच्छे काम करने के लिए, नया काम करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए आसानी हो। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की तानाशाही, ब्यूरोक्रेसी, एक लाल फीताशाही और भ्रष्ट तंत्र का बोलबाला है, उसमें अब कोई भी अच्छा काम जो हो रहा है वो उनके बावजूद हो रहा है, उनकी वजह से नहीं हो रहा। मतलब आपके रोके नहीं रुक पा रहा, इसलिए विकास हो गया, आपने उसमें कोई मदद नहीं करी। जबकि कांग्रेस की हमेशा मैंने ये सोच पाई कि वो हमेशा ऐसी पॉलिसीज़ लाते थे, जैसे मैं अपने खुद के व्यवसाय में भी देखता हूँ कि वो पॉलिसीज़ लाते थे कि इस चीज़ की कमी है, इसको हम कैसे प्रोत्साहन दें, तो कुछ सब्सिडी दें या उसको किसी सेक्टर को उसमें रखें या उसको कुछ ना कुछ तरीके से बाहर आगे बढ़ाएं। और अगर ये सब नहीं भी हो तो भी उनकी प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी पे जो पकड़ है वो अपेक्षाकृत बहुत बेहतर है। वहाँ पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो नेता और जो शासन में बैठे हैं उन तक पहुँचना अपेक्षाकृत बहुत आसान है। आवाज़ वहाँ तक जाती है और फिर उस पर कार्रवाई भी होती है। तो इस सब के कारण अगर कांग्रेस पार्टी शासन में आती है तो जनता जो अपने आप अपना खुद का विकास करती है उसमें उनको आसानी मिलेगी। उनको जैसे शिक्षा का क्षेत्र आपने पूछा, तो देखिए कॉलेज स्कूल सब सरकार नहीं खोल सकती। लोग बोलते हैं सरकार को खोलना चाहिए, सरकार विकास नहीं करती, लोग अपना विकास करते हैं। लोग उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, उसमें बिजनेस ढूंढते हैं अपना, उसमें अपना फ़ायदा भी ढूंढते हैं और वही लेके देश आगे बढ़ता है। तो ऐसे में कांग्रेस ज़्यादा बेहतर वातावरण देती है जिसमें लोग अपना विकास करें, उनको अड़चने नहीं हो, लाल फीताशाही नहीं हो, ब्यूरोक्रेसी कम हो। टैक्सेशन आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी 1.5 साल की सरकार आई थी कमलनाथ जी की, उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी तुरंत, रियल एस्टेट में जो मंदी आई थी तुरंत 2% घटाई थी। बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए थे। कॉलोनीज़ जो नहीं बन पा रही थी, छोटे जिनकी लैंड होल्डिंग्स थी, उसमें 5 एकड़ की जो सीमा थी उसको घटा दी। उसके बाद जो उनने सिविक सेंटर्स थे पुराने, जहाँ पे बसाहट पहले की थी, वहाँ पे डेंसिफिकेशन ज़्यादा था। तो सर युवाओं के लिए आपको क्या लगता है किस तरीके का, क्योंकि युवा जो हैं कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे को किस तरीके से, कहाँ से क्या फ़ायदे हो सकते हैं और किस तरीके से फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर और भी कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, संभावनाएं सब जगह रहती हैं और संभावनाएं लोग बनाते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि सरकार बनाती नहीं है, सरकार उसको या बनने में अड़चन देती है या मदद करती है, दो ही चीज़ कर सकती है, ये तटस्थ रह सकती है। तो अगर आप ये देखें, दो तरीके हो सकते हैं, या तो लोगों को जॉब्स मिले, युवाओं को जॉब्स मिले, अच्छी जॉब्स मिले, वो पढ़े लिखें, पहले पढ़ने लिखने का माहौल हो और फिर उसके बाद उनके लिए वैकेंसीज़ हों, उतने अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ऑफरिंग्स आएँ, रोज़ जॉब प्लेसमेंट्स हों उनके। तो दोनों ही सूरतों में आप पाएंगे कि पिछले 18 सालों में जब तक केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब तक काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती थी लोगों का। मेरे को याद है एक समय था जब प्राइवेट जॉब्स में चले जाते थे सरकारी नौकरी छोड़ के। अब वापस से इसका टोटल रिवर्सल हो गया है, पूरा पलट दिया है माहौल। अब प्राइवेट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, प्राइवेट धंधे चौपट हो गए, कोई जॉब नहीं है किसी के पास। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग अब दिन भर मोबाइल चलाने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास।
वो उल्टे पुल्टे कामों में लग गए हैं। कोई अनैतिक काम कर रहे हैं, कोई इलीगली लिकर सेल कर रहे हैं, कोई इलीगल कोई ना कोई धंधा चला रहे हैं। पर ये सब क्या हुआ है, इसलिए हुआ है कि सारी की सारी जो अफसर थे वो ख़त्म कर दिए गए, प्राइवेट सेक्टर पूरा बर्बाद हो गया। अच्छा, सरकारी भर्तियों की हालत ये है कि एक तो सरकारी भर्ती हो ही नहीं रही है। गवर्नमेंट का पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाचने गाने और ये रोज़ सम्मेलन करने और अपने बड़े बड़े डोम कंस्ट्रक्ट करके इवेंट करने में खर्च कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया टोटल। तो अब सरकारों के पास पैसा है नहीं, कंगाली की हालत है, ठेके पे लोगों को रखा जा रहा है, परमानेंट नौकरियां नहीं है। शिक्षा वाले क्षेत्र में आप देखें तो शिक्षकों की हालत बहुत बुरी है, पटवारियों की हालत बहुत बुरी। सब गवर्नमेंट हायरिंग बिल्कुल एक बहुत न्यूनतम स्तर पर चल रही है। सर स्वास्थ्य का भी आलम कुछ लगभग इसी तरीके से सब डिपार्टमेंट्स में, सारे डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे कि हायरिंग हो नहीं रही है, ठेके पे रख रहे हैं, वहाँ पे भारी भ्रष्टाचार होता है। जो काम नहीं कर रहे वो रख लिए जा रहे हैं, वो पैसे निकाल लेते हैं। तो टोटल जो बर्बादी है, जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा की जो एक वो रहती है मुहावरा, बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा है। पूरा शासन कंगाल है। 3.5 लाख करोड़ से आज हमारा प्रदेश कर्जदार है। पिछले चुनाव में ये 2 लाख करोड़ था। इनने मात्र 5 सालों में दुगना कर दिया है। इतनी तेज़ रफ्तार से तो आप आग भी लगाएंगे पैसे में तो नहीं लगती, लेकिन शिवराज जी ये कारनामा कर रहे हैं, उनकी सरकार ये कर रही है और बोल रहे हैं हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। धार्मिक स्थलों में आप देखेंगे कि बेफिजूल के जो पौराणिक और हमारी वैदिक संस्कृति है उससे इतर आड़े टेढ़े निर्माण हो रहे हैं और उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। निर्माण भी हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भारी भ्रष्टाचार के कारण हो रहे हैं और तुरंत ही वो कोई ऐसी कोई मजबूत, आज हज़ारों साल पुराने मंदिर खड़े हैं लेकिन 6 महीने पुराने महाकाल लोक में मूर्तियाँ हवा में उड़ रही हैं। कितने शर्म की बात है। जो पार्टी सनातन धर्म की बात करने के लिए खड़ी रहती है वो मूर्तियों में भ्रष्टाचार करती है, आड़े टेढ़े निर्माण कराती है, उनको पैसे कमाने का जरिया समझती है। आज आप कहीं का भी देख लें तो सब मंदिरों में अव्यवस्था का आलम है। लाखों करोड़ों अरबों का बजट है, कोई अकाउंटिंग है नहीं। मैं देश के उत्तर में जो मंदिर हैं उनमें गया हूँ, वहाँ लिखा रहता है कितनी आय हुई थी पिछले साल। यहाँ तो किसी को कुछ मालूम नहीं है, हर चीज़ छुपा ली जाती है। बस हम पे विश्वास करो और भजन गाओ हमारे। इस तरीके की तानाशाही और अपारदर्शी प्रक्रिया में लोग सरकारें काम करवा रही हैं। और मैंने ये पाया है कि 1.5 साल में कमलनाथ जी ने, जो उनको बहुत कम समय मिला 11 महीने का, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सुधारने की ओर कदम बढ़ाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने बेशर्मी से विधायकों को खरीद फरोख्त करते हुए एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। तो लोकतंत्र में उनकी कभी कोई विश्वास रहा नहीं। अगर उनसे कोई असहमत है तो वो उसको बाय हुक और बाय क्रुक, साम दान दंड भेद, इससे वो सारे अनैतिक कार्यों को अपनाते हुए उसको नेस्तनाबूद करने की इच्छा रखते हैं। किसी भी तरीके से अपना बनना चाहिए, किसी भी तरीके से हमारा शासन रहे। तो ये सब देखते हुए अब जनता के हित में नहीं है, क्योंकि हमको अपना ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी सोचना है। जैसे हमारे जो पहले वाली पीढ़ियां हैं उन्होंने हमेशा ये सोचा कि आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, ऐसे ही अब हमको सोचना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां करेंगी। जिस तरीके की व्यवस्था हम देके जा रहे हैं, जिस तरीके का भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिस तरीके का तंत्र है जिसमें मुद्दों को छोड़ के इधर उधर की ही बातें होती हैं, बेवकूफ़ बनाने का काम होता है, टोटली अनट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो रहे हैं, सारी व्यवस्था चौपट है। कोई विज़न नहीं है। कौन सी इंडस्ट्री लाना चाह रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं। 10 साल में कौन सी इंडस्ट्री, आप देखिए मोहासा इंडस्ट्रियल एरिया है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, मेरे को 10 साल हो गए देखते हुए, सिर्फ रोडें वोडें बनी हैं, एक भी इंडस्ट्री वहाँ ऑपरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माहौल ही नहीं है। बड़े बड़े कोक का प्लांट आ रहा है, हमको मेरे बाल काले से सफ़ेद होते जा रहे हैं, पर एक बिल्डिंग वहाँ ऑपरेशनल नहीं, एक ट्रक वहाँ सिर्फ सुनाई ही आता है बस तब। सिर्फ भूमि पूजन होते हैं, उद्घाटन होता है। कोई इंडस्ट्री इनने नहीं लाए हैं। जो आई है, अब लोग कृषि के क्षेत्र में लोग धान लगाने लगे तो अब राइस मिल लगा रहे हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। लोगों ने पाया हमको अगर अपनी आय बढ़ाना है तो हम नई नई फसलें रखें, और अब क्योंकि वो फसलें होने लगें तो फूड प्रोसेसिंग। राहुल जी की ये बहुत पहले से सोच थी कि अगर कृषि प्रधान देश को अपना मार्जिन बढ़ाना है तो उसको फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जो आलू 8 रुपये 10 रुपये किलो बिक रहा है, वो 100 ग्राम चिप्स 15 रुपये के बिकते हैं। ये उनने बोला, और उनने जिस तरीके से बोला वो बहुत समझ वाली बात थी। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है इस देश की कि भारतीय जनता पार्टी के अशिक्षित
और असंस्कृतिक लोग जो हैं, जिनको बोलने चालने और अपनी सभ्यता का कोई ज्ञान नहीं है, वो उन चीज़ों का हास परिहास करने की कोशिश करते हैं, मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि 20 साल हमारे प्रदेश के बर्बाद हो गए, 10 साल हमारे देश के बर्बाद हो गए। हम बहुत पीछे चले गए और अब हम लोगों को सबको आगे आना पड़ेगा और ये बात को समझना पड़ेगा कि किस पार्टी की सोच सही है, सही दिशा में ले जाएगी, जिससे कि हमारा देश और हमारा जीवन बेहतर बने। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।